डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर एक सफलता का सूत्र या सफलता का मंत्र बताने के लिए। और वो सफलता का सूत्र या सफलता का मंत्र है कॉलेज वाला सिलेबस, जो आपको एक अच्छी रैंक दिला सकता है, आपका आसानी से सिलेक्शन करवा सकता है। कॉलेज वाले सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आज अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो बीएससी का जो पोर्शन है वहां से पूछे जाते हैं 55 क्वेश्चन। ऐसे ही जो एमएससी का पोर्शन है वहां से पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 65 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? कॉलेज वाले सिलेबस से पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर अपन सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर बीएससी का जो पोर्शन होता है वहां से पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन। टोटल इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन कितने आएंगे? 130। उनमें से 40 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? कॉलेज वाले सिलेबस से पूछे जाते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो टोटल इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 120। 30 क्वेश्चन आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के आते हैं। उनमें से 65 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? कॉलेज वाले सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है या ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल साबित कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसा अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैथ्स के पेपर को सोल्व करते समय सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट की। जैसे 150 क्वेश्चन अगर अपने को करने 150 मिनट के अंदर, यानी एक क्वेश्चन के लिए अपने को 1 मिनट मिलता है। और वो क्वेश्चन अगर अपन कम कैलकुलेशन से अगर कर सकें, यानी टिक लगा के अगर कर सके, 150 क्वेश्चन में से कम 30-40 क्वेश्चन अगर अपन ऑप्शन देख के सही कर सके, तब उस पेपर में अपन 90-100 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पे सबसे जो सहायक सिद्ध हो सकते हैं वो हो सकता है कॉलेज वाला सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम्स की स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो सीधा अगर अपने याद है तो तुरंत अपन बता देंगे कि इसके अंदर ये ऑप्शन होगा। या कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, छोटी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका समय बचा सकता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपका समय बचा सकते हैं। दूसरी बात, जो एग्जामिनर है उसके बाद भी लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। हालांकि हायर मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो वहां बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो अपना यहाँ पे बेसिक, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस वहां पे एग्जामिनर वो बहुत हायर लेवल में नहीं जाना चाहता है, तो केवल नवकार या जेपीएच की बुक्स की अगर अपन बात करें तो वहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और दूसरी बात अपन ये करें कि नवकार और जेपीएच या दूसरी अदर्स बुक्स की भी अपन बात करें तो लगभग सेम ही एग्जाम्पल आपको सबके अंदर मिल जाएंगे, यानी वही एग्जाम्पल सभी बुक्स के अंदर मिलेंगे, वही थ्योरम्स है वो सभी बुक्स के अंदर आपको मिलेंगी। 10+2 वाले सिलेबस की अगर अपन बात करें तो IIT AIEEE की बहुत सारी गाइड आती है, एग्जामिनर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे इतना वेराइटी उनके पास नहीं होती है। तो आसानी से अपन जो अपन एक रजिस्टर तैयार करेंगे, जब अपन पढ़ेंगे इसको, एक रजिस्टर तैयार करेंगे, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उस रजिस्टर को अगर अपन 5 बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से इन क्वेश्चनों का अपन जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए सहायक सिद्ध होगा और पूरी अपन इसके लिए कोशिश करेंगे। तो आज अगर अपन बात करें कॉलेज वाले इसकी फर्स्ट ग्रेड की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी यानी इसकी बुक्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो अपने वो सिलेबस के अंदर दे रखा है वो दे रखा है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात हो सकती है। उसके बाद में सब ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है। होमोमॉर्फिज्म से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समाकारिता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समाकारिता की अगर अपन बात करें तो वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर अपन बात करें तो बीएससी में जो पहले दे रखा है वो दे रखा है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के बारे में बता रखा है। ग्रुप थ्योरी के बारे में वही बेसिक बात है। सबसे पहले तो जैसे अपने को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ लिया जाता है। द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछ ली जाती है। क्रमविधि में द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछ ली जाती है। कोई भी समुच्चय दे देंगे भाई इस पे अपन कितनी क्रमविधि में द्विचर संक्रिया अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्या है, सेम ही है। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले द्विचर संक्रियाओं के बारे में ही पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन है वो अपने को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा सेमी ग्रुप है, निम्न में से कौन सा मोनोइड है, निम्न में से कौन सा क्वेसी ग्रुप है।
निम्न में से कौन सा ग्रुप है, या ग्रुप की 2-3 थ्योरम है, उनमें से कोई न कोई थ्योरम पूछ ली जाती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें इसके आगे की अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव की कोटि, कुछ टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे भी इनमें से। अवयव का ऑर्डर अपन कैसे निकाल सकते हैं, अवयव की कोटि, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कोई भी ग्रुप दे देंगे उसके अंदर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपको पूछ लिया जाता है, या इसकी 4-5 थ्योरम होती हैं, वहां से एक थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। ऐसे अगर अपन बात करें तो एक होता है साइक्लिक ग्रुप, होता है चक्रीय ग्रुप होता है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछ लेंगे, या जैसे दे दिया कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 10 है, तो इसके ऑर्डर ऑफ जी बराबर अपने को 10 दे दिया, फिर इसके जनकों की संख्या पूछ ली, नंबर ऑफ जनरेटर की संख्या पूछ ली। तो अगर अपने को तुरंत याद है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो तुरंत अपन इनके उत्तर दे सकते हैं। देखो ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा चक्रीय ग्रुप है, Z प्लस है, Q प्लस है, R प्लस है, तो अपन जानते हैं कि Z प्लस है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, तुरंत अपन बता सकते हैं। ये पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है, 31 है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 31 है, तो ये अबेलियन ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप होगा, दोनों होगा, क्या होगा? तो अपन ये बात जानते हैं कि यदि किसी ग्रुप की कोटि अगर प्राइम नंबर होती है तो वो अबेलियन भी होता है और क्या होता है, चक्रीय ग्रुप भी होता है, दोनों होता है, तो तुरंत अपन बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सक्रिय ग्रुप के बाद में अगर अपन बात करें तो सब ग्रुप होता है, ज्यादा डिटेल में अपन एक बार नहीं जा रहे हैं, सब ग्रुप होता है। अपन ये बात जानते हैं, देखो H है वो G का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। यदि H का प्रत्येक अवयव H है वो G का सब ग्रुप कहलाता है यदि H G का उपसमुच्चय है, और H समय क्या होना चाहिए, G की संक्रियाओं के लिए ग्रुप होना चाहिए। G जिन संक्रियाओं के लिए ग्रुप है उन्हीं संक्रियाओं के लिए H भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, तब H क्या कहलाता है, G का सब ग्रुप कहलाता है। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ G है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ G ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो प्रत्येक ग्रुप के कम से कम क्या होंगे, 2 सब ग्रुप होंगे। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे अपन, एक G को खुद को ले लेंगे, देखो जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विषम उपग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। इनके अलावा जो सब ग्रुप होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उचित उपग्रुप कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक कंडीशन होती है भाई H है वो G का सब ग्रुप कब होता है, H है वो G का सब ग्रुप कहलाता है यदि A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तो A स्टार B इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए, H का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन ही पूछ ली जाती है। या मान लो जैसे अपने को कोई भी सबसेट दे देंगे, फिर ये चेक करना पूछेंगे कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं, तो अगर अपन ये कंडीशन जानते हैं तो तुरंत अपन इसका आंसर दे सकते हैं। एक लेग्रांज थ्योरम यहाँ पे होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G, ये कौन सी थ्योरम है, तो लेग्रांज थ्योरम है, तुरंत अपन बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो इसके अंदर परम्यूटेशन ग्रुप होता है, क्रमचय ग्रुप होता है, क्रमचय ग्रुप होता है। क्रमचय का मतलब क्या होता है भाई, क्रमचय की अगर अपन बात करें तो किसी समुच्चय से समय पे अपन जितने भी एक एक आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं, किसी समुच्चय से समय पर अपन जितने भी 1-1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्रमचय ग्रुप कहते हैं। और अपन ये बात जानते हैं जैसे A बराबर अगर अपन 1 2 3 ले रहे हैं तो इसमें अपन फैक्टोरियल 3 यानी n अवयवों के समुच्चय में फैक्टोरियल n अपन 1-1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो A बराबर जैसे 1 2 3 है तो इसमें अपन फैक्टोरियल 3 यानी 6 अपन एक एक आच्छादक फलन डिफाइन कर सकते हैं। वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्रमचय ग्रुप कहते हैं। इनमें से आधे क्या होते हैं, सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, आधे समक्रमचय होते हैं, आधे विषम क्रमचय होते हैं। जो समक्रमचय होते हैं वो भी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप कहते हैं, बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं एकांतर ग्रुप कहते हैं। एकांतर ग्रुप का ऑर्डर वगैरह पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर अगर पूछा गया है, जैसे ऑर्डर ऑफ एन के बारे में पूछा जाता है, तो अपन ये बात जानते हैं कि टोटल किसी भी समुच्चय में अगर एन अवयव है तो टोटल इसके ऊपर जो परम्यूटेशन होते हैं वो कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन होते हैं। उनमें से आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं। तो ये जो आधे सम होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं एकांतर ग्रुप कहते हैं। आधे का मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, फैक्टोरियल n/2। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहले RS के अंदर भी मैथ्स हुआ करती थी, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। वे ऑर्डर ऑफ A4 पूछ लिया, ऑर्डर ऑफ A3 पूछ लिया, सीधा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोसेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। G/H कोसेंट ग्रुप या विभाग ग्रुप की अगर अपन बात करें तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। G/H का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ लिया जाता है, या G/ कोई भी, जैसे G का मान अपने को दे देंगे, H का मान दे देंगे। G बराबर अपने को दे दिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा दे दिया, H बराबर अपने को दे दिया 1 - 1 दे दिया।
फिर अपने को पूछेंगे कि जी अपॉन एच में कितने एलिमेंट आएंगे, या जी अपॉन एच क्या होगा, या इसका जी अपॉन एच है खुद वो एक ग्रुप बनाता है, जी अपॉन एच खुद एक ग्रुप बनाता है जिसको अपन कहते हैं विभाग ग्रुप कहते हैं। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार पूछा गया था। तो सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले जाते हैं। कंडीशन होती है कि एच क्या होना चाहिए, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तभी विभाग ग्रुप है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये बात ही पूछ ली जाती है कि जी अपॉन एच का अस्तित्व कब होगा। उसके बाद में समाकारिता से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, होमोमॉर्फिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार इसकी जो कंडीशन होती है, जी स्टार एक ग्रुप है, जैसे जी स्टार एक ग्रुप है, जी डेस स्टार डेस दूसरा ग्रुप है, तो जी स्टार से जी डेस स्टार डेस पे अपन कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार डेस एफ बी, तब एफ को अपन कहते हैं समाकारिता कहते हैं। जी एक ग्रुप है जिसकी संक्रिया स्टार है, जी डेस दूसरा ग्रुप है जिसकी संक्रिया स्टार डेस। अब जी से जी डेस में अपन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी की कंपोजिशन करवा रहे हैं, संक्रिया करवा रहे हैं, फिर उसकी इमेज निकाल रहे हैं। देखो, और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, पहले इमेज निकाल रहे हैं फिर कंपोजिशन करवा रहे हैं। यहाँ जो कंपोजिशन है वो किसकी कंपोजिशन आएगी, पहले वाले ग्रुप की कंपोजिशन आएगी। यहाँ जो कंपोजिशन आएगी वो दूसरे वाले ग्रुप की कंपोजिशन आएगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन एफ ए स्टार बी बराबर होता है अगर इसके, तब एफ को अपन कह देते हैं होमोमॉर्फिज्म कह देते हैं। अगर जी और जी डेस दोनों बराबर होते हैं, जी और जी डेस अगर दोनों बराबर होते हैं, तब ये क्या कहलाता है, अंतरकारिता कहलाता है, इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। ये कंडीशन बार बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। भाई यहाँ पे स्टार की जगह अपने को ये दे देंगे, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। यही पूछ लेंगे कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है और जी बराबर जी डेस है, तब एफ को अपन क्या कहेंगे, अंतरकारिता कहेंगे, समाकारिता कहेंगे, क्या कहेंगे। तुल्यकारिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देंगे, फिर ये कहेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, तुल्यकारी है या नहीं। समाकारिता का मतलब अगर एफ जी से जी डेस में अगर तुल्यकारिता है और जी बराबर अगर जी डेस है, तब इसको अपन कहते हैं समाकारिता कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, तब वो कहलाता है समाकारिता कहलाता है। उसके बाद में इसकी होती है समाकारिता की अष्टी होती है। आज अपन 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ एक बार मैं नॉर्मल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस टाइप के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, समाकारिता की अष्टी होती है। बार बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, समाकारिता की अष्टी निकालना। कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देंगे जो क्या होगा, समाकारिता होगा, वो उस समाकारिता का कर्नल निकालना बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है, सेकंड फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड की अगर अपन बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर केवल नॉर्मल सब ग्रुप तक दे रखा है। फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिंग के बारे में दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन के बारे में दे रखा है, उसके बाद में फील्ड के बारे में दे रखा है, उसके बाद में आइडियल के बारे में दे रखा है। रिंग का मतलब होता है वलय के बारे में दे रखा है, वलय के बारे में दे रखा है, पूर्णांक की प्रांत अपने को दे रखा है, ऐसे ही फील्ड के बारे में दे रखा है, क्षेत्र के बारे में दे रखा है। और वलय का जिसके ग्रुप अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो गया, ग्रुप का कंसेप्ट जिसके अच्छी तरह क्लियर है, वो वलय को आसानी से बता सकता है, वलय का क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। वलय का मतलब क्या हो गया, आर तो क्या होना चाहिए, कोई भी नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, और प्लस और डॉट कोई भी 2 कंपोजिशन है, तब आर प्लस डॉट तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप में तो अपन क्या लेते हैं, एक तो समुच्चय लेते हैं, एक संक्रिया लेते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे अपन क्या लेंगे, एक तो समुच्चय लेंगे और 2 कंपोजिशन लेते हैं, एक समुच्चय लेते हैं, 2 कंपोजिशन लेते हैं, तीनों मिलकर वलय बनाते हैं। पहली बात तो आर क्या होना चाहिए, प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए। देखो आर प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए। सेकंड आर है वो गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। केवल अपने को सेमी ग्रुप चेक करना है। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होगा, भी क्लोजर प्रॉपर्टी अपन देखेंगे और साचरीयता देखेंगे, केवल 2 चीजें देखनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह अपने को यहाँ नहीं निकालना होता है। फिर गुणा की योग पे बंटनशीलता होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आर प्लस डॉट तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। फिर अगर इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो वलय तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उसके अंदर गुणा संक्रिया का आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी तत्सम की वलय होने चाहिए, क्रमविनी में वलय होना चाहिए, यानी गुणा संक्रिया वो क्या होनी चाहिए, क्रमविनी में होने चाहिए। फिर शून्य भाजक रहित वलय होने चाहिए, 0 डिवाइजर होते हैं उनसे रहित वलय होनी चाहिए, तब उसको अपन क्या कह देते हैं, पूर्णांक की प्रांत कह देते हैं, तब वो कहलाता है इंटीग्रल डोमेन कहलाता है।
फील्ड की अगर अपन बात करें तो फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए भाई, आर प्लस है वो क्या होना चाहिए, एक ओबेली ग्रुप होना चाहिए। आर में से अगर अपन जीरो हटा दें तब ये गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ओबेली ग्रुप होना चाहिए। जीरो हटाने के बाद में ये गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ओबेली ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस ओबेली ग्रुप होना चाहिए। गुणा की योग पे बंटनशीलता होनी चाहिए, बंटनशीलता होनी चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तब उसको अपन क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। और फील्ड के एग्जांपल अगर अपन देखें तो कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड अगर सेट अगर अपन देखें तो क्यू होता है, आर होता है और सी होता है। जेड है वो फील्ड नहीं होता है, जेड है वो फील्ड नहीं होता है, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है। गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए अगर अपन इनवर्स एलिमेंट देखें तो 2 का इनवर्स कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 इसके अंदर नहीं होता है, तो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। और गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है इसका मतलब ये क्षेत्र नहीं होता है, फील्ड नहीं होता है। वलय की अगर अपन बात करें तो वलय में सारे आते हैं, जेड भी आता है, क्यू भी आता है, आर भी आता है, सी भी आता है। ऐसे इंटीग्रल डोमेन भी सारे होते हैं, इंटीग्रल डोमेन है वो भी सारे होते हैं। तो सामान्य यहाँ से एग्जाम्पल अपने को पूछ लिए जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी अपने को पूछ ली जाती है, या आइडियल से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें उसके बाद में अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, जैसे ये दे रखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन दे रखा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल छोटी सी किताब होती है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, जो एमजीएस यूनिवर्सिटी में चलती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में चलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में या शेखावाटी यूनिवर्सिटी में अभी नहीं चल रही है। बिल्कुल आसान सी बुक है। वहां पे अपने को क्या पूछा जाता है, जैसे n घात का समीकरण दे दिया या 4 घात का अपने को कोई पोलिनोमियल दे दिया, कोई समीकरण दे दिया, तो इसके कितने रूट होंगे, उनके रूट्स और कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होगा, या देकार्ते का चिन्ह नियम है उससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या जैसे अपने को 4 घात का कोई समीकरण दे दिया, ये कह दिया कि इसके रूट है वो अल्फा बीटा गामा डेल है, तब वो समीकरण बताओ जिसके रूट अल्फा +2 बीटा +2 गामा +2 डेल +2 होंगे। यानी समीकरण रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग बुक होती है। ऐसे इसके अंदर एक फेरारी मेथड होता है, उससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल आसान बुक है जिससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा अपन जनरल इंट्रोडक्शन आज अपन कर रहे हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस के अंदर पहले दे रखा है पार्शियल डेरिवेटिव्स दे रखा है, आंशिक अवकलन के बारे में बता रखा है, आंशिक अवकलन के बारे में बता रखा है। तो आंशिक अवकलन की बात करें तो इसके अंदर एक होता है समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय। समघात फलनों के ऑयलर प्रमेय से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है, भी नाम से स्पष्ट है, आंशिक अवकलन यानी थोड़ा अवकलन। भाई अगर अपन जैसे 2 चरों का फलन है, 2 चरों का फलन है, जैसे z बराबर अपन ले रहे हैं x² + y² ले रहे हैं। अवकलन का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन देखें अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। dy/dx का मतलब होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है तब तो उसको अपन कहते हैं संपूर्ण अवकलन। अगर दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है तब उसको अपन कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है, यानी एक चर को स्थिर रख के केवल एक में परिवर्तन हो रहा है, अगर एक में ही अपन परिवर्तन कर रहे हैं तब जो रेट ऑफ चेंज होता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, आंशिक अवकलन कहते हैं। डेल z/डेल x, यानी केवल x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसको अपन कहेंगे डेल z/डेल x। अब y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, वो क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब इसमें एक होता है समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय, वहां से अपन आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया, u बराबर अपने को दे दिया x³ + x² y + xy² प्लस अपने को दे दिया y³ दे दिया। होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अब अगर अपने को इसके लिए इसका मान निकालना है, x डेल u/डेल x + y डेल u/डेल y का मान निकालना है, तो समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय ये कहता है कि जितनी इसकी घात है, जितनी डिग्री है वो डिग्री लिख दो और इस फंक्शन को ऐसा कैसा लिख दो, हमेशा इसका मान आ जाएगा। u बराबर ये दे रखा है, इसका मान अगर पूछा गया है तो जितनी इसकी डिग्री है वो लिख देंगे, इस फंक्शन को ऐसा कैसा लिख देंगे, हमेशा इसका मान आ जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से कम आंशिक अवकलन से 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक होता है और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें अनावलोप के बारे में दे रखा है, अनावलोप व केंद्रज, अनावलोप व केंद्रज, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनावलोप का मतलब क्या है, भाई जैसे कोई भी अपने को फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर जो प्राचल दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, उस पैरामीटर के सापेक्ष अगर उसका अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करने से अपने को दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। भाई ये जैसे अपने को कोई फंक्शन दे रखा है f(x, y) अल्फा बराबर 0 दे रखा है,
इसका प्राचल अल्फा के सापेक्ष, अल्फा क्या कहलाता है, इसका पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर का मतलब होता है जिस पे वक्र की आकृति डिपेंड करती है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपन ले रहे हैं 4x ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो अपन कोस्टेंट लेते हैं, आर्बिट्रेरी जो कोस्टेंट लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो आर्बिट्रेरी कोस्टेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि इस पे वक्र की आकृति डिपेंड करती है। ए का मान अपन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो इसका मान चेंज होता रहेगा। देखो तो इस टाइप के जो वक्र हैं, ये ए है वो क्या कहलाता है, इसका पैरामीटर कहलाता है। तो अनावलोक ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, प्राचल के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं, प्राचल के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं। अब दोनों समीकरणों से अपन क्या करते हैं, प्राचल का विलोप कर देते हैं, अल्फा का एलिमिनेट कर देते हैं। अल्फा को एलिमिनेट करते ही क्या आएगा, अपने को अनावलोक का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, वोल्यूट निकाल सकते हैं, केंद्रज निकाल सकते हैं। उसके बाद में दे रखा है वक्रता के बारे में, कर्वेचर वगैरह अपन कैसे निकाल सकते हैं, वक्रता कैसे निकाल सकते हैं, या वक्रता त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होते हैं भाई। वक्रता का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कोई भी कर्व अपन ले रहे हैं, जैसे ये कर्व अपन ले रहे हैं, देखो एक अपन ये कर्व ले रहे हैं, एक अपन ये कर्व ले रहे हैं, एक अपन ये कर्व ले रहे हैं। देखो वक्रता का मतलब होता है कर्व के अंदर ये जो मोड होता है इसको अपन क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। कर्व के अंदर ये जो मोड होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता कहलाता है। इसका जो नाप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वक्रता कितनी है, 0। इसकी वक्रता कितनी है, 0, जबकि यहाँ पे इसकी वक्रता सबसे ज्यादा है, इसकी वक्रता सबसे ज्यादा है, इसकी वक्रता थोड़ी कम है। तो कर्वेचर अपन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं, जैसे एस और साई में संबंध दे दिया, रो का मान निकालना पूछ लेते हैं। वक्रता को अपन रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी साई। एक्स व वाई में संबंध दिया हुआ है, रो का मान अपन निकाल सकते हैं। पी व साई में संबंध दिया हुआ है, नए समीकरण दिया हुआ है, रो का मान अपन निकाल सकते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में दो चरों वाले फलन की उच्चिष्ट व निम्निष्ट निकालना, मैक्सिमा व मिनिमा अपन कैसे निकाल सकते हैं, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट कैसे निकाले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका जो मेथड होता है वो मेथड या तो पूछ लिया जाता है, या 3-4 क्वेश्चन होते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अनंत स्पर्शी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, दोनों एग्जामों के अंदर 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उससे अपन क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन के अंदर अपन बात करें, समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो समाकलन गणित के अंदर होता है दो चरों वाले फलन का, या जैसे दो चरों वाले फलन का अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पूछा जाता है। दो चरों वाले फलन का जो समाकलन है उसको अपन डबल इंटीग्रेशन कह देते हैं, 3 चरों वाले फलन का जो समाकलन है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन कहलाता है। वहां पे अपने को जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी सीनियर में अपन देखते हैं लिमिट दी हुई होती है और फिर अपन उस इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। यहाँ पे अपने को लिमिट नहीं दी जाएगी, कोई भी जैसे अपने को इंटीग्रेशन दे रखा है, ये इंटीग्रेशन दे रखा है। अब यहाँ पे अपने को समाकलन का क्षेत्र दे देंगे, कोई भी समाकलन का क्षेत्र दे दिया, जैसे ये ट्राइंगल दे दिया अपने को। अब इस क्षेत्र में अपने को इंटीग्रेशन करके बताना है, इस क्षेत्र में अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी लिमिट डिसाइड करते हैं। इस क्षेत्र को देख के सबसे पहले अपन इसकी लिमिट डिसाइड करते हैं। अगर पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रीप बनती है वो y एक्सिस के पैरेलल बनती है। देखो अगर पहले यहाँ पे dy dx होता तो पहले अपन इंटीग्रेशन की पट्टी बनाते हैं x एक्सिस के पैरेलल, फिर इसकी लिमिट निर्धारित करते हैं, फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। कई बार समाकलन सीधा नहीं हो पाता है तो ऑर्डर चेंज करते हैं। अगर dx dy लिखा हुआ तो अपने को लिखना पड़ेगा dy dx लिखना पड़ेगा। भाई कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करके फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो वहां 2-3 बातें अपने को दे रखी हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन है वो अपन कैसे कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करके इंटीग्रेशन अपन कैसे कर सकते हैं, या ऑर्डर चेंज करके अपन इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर अगर अपन बात करें ट्रिपल इंटीग्रेशन की, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो या तो सीधा कोई लिमिट वाला क्वेश्चन दे देंगे, सीधा लिमिट वाला कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे fx_y_z dx dy dz लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले अपन z के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। अगर लिमिट दी हुई है तो सामान्य जैसे समाकलन करते हैं उसी तरीके से समाकलन करते हैं। जब z के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो x और y को अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। फिर पहले z के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। इसके अंदर एक होता है डिरिचलेट इंटीग्रल होता है, वहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई कंडीशन पूछ ली जाती है,
उसकी जो कंडीशन वगैरह है वो पूछ ली जाती है। फिर एक बीटा व गामा फंक्शन होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन होता है, बीटा व गामा फलन, बीटा व गामा फलन में संबंध ही पूछ लिया जाता है। बीटा या गामा फलन में संबंध पूछ लेंगे, या जैसे कोई गामा मान लो गामा -1/2 है या गामा -3/2 है, इनकी मान निकालना पूछ लेंगे। तो कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ बीटा व गामा फंक्शन से भी पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एडवांस कैलकुलस यहाँ दे रखी है। एडवांस कैलकुलस के अंदर ये दे रखा है जैसे रोल प्रमेय क्या होती है, लाग्रांज थ्योरम क्या होती है, उसके बाद में कोशी के मध्यमान प्रमेय वगैरह क्या होते हैं, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में इसमें दे रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज दे रखा है, जो मीन वैल्यू थ्योरम है इन्हीं के साथ में दे रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम जो अपन बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, अनुक्रम जैसे जो सीक्वेंस होती है अनुक्रम होती है। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, एन से ए में अगर अपन देखें भाई, एन से आर में अगर अपन कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। सीधी सी बात है, अनुक्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान ये है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। कोई भी व्यंजक ले लो, आपने एन स्क्वायर ले लिया भाई, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक एलिमेंट के संगत अपने को मान प्राप्त होना चाहिए और एक के संगत एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। देखो, प्रत्येक एलिमेंट के संगत अपने को मान प्राप्त होना चाहिए और एक के संगत एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और सीक्वेंस भी क्या एक फंक्शन है जिसको अपन एन से आर में डिफाइन करते हैं, जिसको अपन एन से आर में डिफाइन करते हैं। तो अपन सीधी सी भाषा में अगर अपन कहें तो अनुक्रम क्या है, एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक मान रखने पे एक मान आए, उसको आप एक सीक्वेंस कह सकते हो। एन स्क्वायर को अपन एक सीक्वेंस कह सकते हैं। देखो, n/n+1 को अपन एक सीक्वेंस कह सकते हैं, क्योंकि एक मान रखने पे एक ही मान प्राप्त हो रहा है। अगर n बराबर आप 1 रखोगे तो इसमें कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखो, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। मान कहाँ से रखना है, यहाँ से रखना है। देखो, और जो मान आने चाहिए वो कहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए। तो इन सभी व्यंजकों को अपन क्या कह सकते हैं, यानी एक मान रखने पे अगर एक ही मान आता है तो उस व्यंजक को आप क्या कह सकते हो, एक अनुक्रम कह सकते हो। अब यहाँ पे अपने को जो सीक्वेंस होती है, अनुक्रम होती है, वो 3 प्रकार की होती है। अभिसारी अनुक्रम होती है, अपसारी अनुक्रम होती है और दोलनीय अनुक्रम होती है। अभिसारी अनुक्रम होती है, अपसारी अनुक्रम होती है, डाइवर्जेंट होती है और दोलनीय होती है, ओसिलेटरी होती है। अब इनसे संबंधित तो कोई बात पूछी नहीं जाती है ज्यादा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई अनुक्रम दे देंगे, उसकी लिमिट निकालना पूछ लेंगे। अनुक्रम की कुछ थ्योरम्स होती हैं, वो थ्योरम्स में से एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध होती है, अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा है वो अद्वितीय होती है। इस टाइप की कुछ थ्योरम्स है, उनमें थ्योरम्स पूछ लिया जाता है। या जैसे कोई भी सीक्वेंस दे देंगे, पूछेंगे इसकी लिमिट क्या होगी, ज्यादातर लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस की लिमिट निकालना पूछा जाता है। तो इन सब के शॉर्ट तरीके हैं जिनसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आधी मिनट में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लिमिट वगैरह निकालना है, ये सारे काम अपन कर सकते हैं। लिमिट पॉइंट निकालना है, सीमा बिंदु निकालना है, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। सीरीज की अगर अपन बात करें तो अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देते हैं तब वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। तब उसको अपन क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो अपने को कोई भी श्रेणी दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि अभिसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है, दोलनी सीक्वेंस है, दोलनी सीरीज है। तो वहां अपने पास निश्चित टेस्ट है। दालेम्बर्ग अनुपात परीक्षण है अपने पास, तुलना परीक्षण है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, रोबीज टेस्ट है। वो सारे टेस्ट अपने पास है, जिन टेस्टों से अपन तुरंत बता सकते हैं कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अपने को ये पहचानना है कि भाई कौन सा टेस्ट अपन इसके अंदर लगा सकते हैं, कौन सा टेस्ट इसके अंदर लग सकता है। तो वो जब अपन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से उन बातों को समझेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। अब ये जो बुक है वो सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है, सम्मिश्र विश्लेषण है वो सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। अब सम्मिश्र विश्लेषण के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। एक तो अवकलनीयता के बारे में दे रखा है, अवकलनीयता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक विश्लेषिक फलन है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवकलनीयता की बात करें तो यही पूछ लिया कि एफ जेड बराबर जेड बार है वो अवकलनीय है या नहीं, एफ जेड बराबर जेड बार है वो अवकलनीय है या नहीं, एफ जेड बराबर जेड बार है वो विश्लेषिक फलन है या नहीं, या एफ जेड बराबर अपने को दे दिया मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। किताब के अंदर 5-7 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, ये किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है,
तो तुरंत अपन बता सकते हैं भाई यहाँ पे अवकलनीयता और समाकलनीयता में क्या फर्क है। यहाँ पे अगर अपन देखें जैसे वास्तविक फलनों की अवकलनीयता देखें या वास्तविक फलनों का अपन समाकलन देखें तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वास्तविक फलन का समाकलन कर रहे हो 0 से 1 तक अगर अपन समाकलन करें तो सीधा अपन समाकलन कर देते हैं। 0 से 1 तक अगर अपन x स्क्वायर का समाकलन कर रहे हैं तो तुरंत अपन समाकलन कर देंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक, इसका मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। लेकिन सम्मिश्र फलनों का समाकलन अपन इस तरीके से नहीं कर सकते, समाकलन भी नहीं कर सकते, अवकलन भी नहीं कर सकते। जैसे 0 से 1 प्लस आयोटा तक अगर अपने को जेड स्क्वायर का समाकलन करना है या जेड बार का समाकलन करना है या जेड स्क्वायर का मान लो समाकलन करना है तो अपने को ये देखना पड़ेगा, यहाँ जैसे मान लो बिंदु 0 है, 1 प्लस आयोटा का मतलब ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। देखो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया। अब 0 से 1 प्लस आयोटा तक अगर अपने को जेड स्क्वायर का समाकलन करना है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला पथ कौन सा है, यानी पथ की अनुदिश अपन समाकलन करेंगे। भाई यहाँ पे जो समाकलन है वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो पथ पे डिपेंड करेगा। यानी 0 को 1 प्लस आयोटा से मिलाने वाला कौन सा पथ लिया गया है। अगर अपन ये पथ लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग आएगा, अगर अपन ये पथ लेंगे तो इसका मान अलग आएगा, या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला और कोई पथ लेंगे तो इसका मान अलग आएगा। हालांकि अगर ये विश्लेषिक फलन होता है तब इसका इंटीग्रेशन है वो पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कहने का मतलब चाहे अवकलनीयता हो चाहे समाकलनीयता हो, यहाँ अपन किसकी बात करेंगे, पथ की बात करेंगे। जैसे एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर को अगर अवकलनीय चेक करना है, एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर को अगर अवकलनीय चेक करना है या किसी बिंदु पे चेक करना है, मान लो जेड बराबर 0 पे चेक करना है, तो अपन जेड को 0 से मिलाने वाले अलग अलग पथ लेके देखेंगे। प्रत्येक पथ के अनुदिश अगर इसका मान सेम आता है तब अपन कहेंगे कि एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो जेड बराबर 0 पे अवकलनीय है। हालांकि अगर अपन देखें तो ये अवकलनीय नहीं होता है। एफ जेड बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो जेड बराबर 0 पे अवकलनीयता नहीं होता है। उसके बाद में आता है विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जो सब जगह अवकलनीय हो। अगर पूरे प्रांत के अंदर, पूरे डोमेन के अंदर अगर अवकलनीय होता है तब उस फलन को अपन क्या कहते हैं, विश्लेषिक फलन कहते हैं। या अगर पर्टिकुलर बिंदु पे चेक करना है, किसी एक बिंदु पे चेक करना है, तो इस बिंदु पर भी अवकलनीय होना चाहिए और इसका जो नेबरहुड है उसमें भी क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तब वो फंक्शन क्या कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है। तो विश्लेषिक फलन होने की कंडीशन होती है कॉची-रीमान इक्वेशन होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कॉची-रीमान समीकरण ही पूछ लिया जाता है। कॉची-रीमान समीकरण होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स। कॉची-रीमान समीकरण होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो कॉची-रीमान समीकरण फलन एफ जेड की विश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध है। ये नीचे कंडीशन दे देंगे, कंडीशन पूछ लेंगे। इनकी पोलर फॉर्म होती है, आर और थीटा में चेंज अपन कैसे कर सकते हैं, वो पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। या जैसे मान लो आपको यू दे देंगे, भाई एफ जेड बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है। जैसे आपको यू दे देंगे फिर एफ जेड ज्ञात करना पूछ लेंगे, यू दे देंगे एफ जेड ज्ञात करना पूछ लेंगे। तो वहां एक होती है मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड होता है, उससे यू दिया हुआ तो सीधा ही अपन वी जेड निकाल सकते हैं, यू दिया हुआ सीधा ही अपन एफ जेड निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे यू दिया हुआ तो पहले वी निकालो, वहां एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, परस्मवादी फलन होता है। वी है वो क्या कहलाता है, यू का परस्मवादी संयुग्मी कहलाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि यू दिया हुआ है तो आप सीधा वी निकालो फिर एफ जेड का मान निकालो, एक यू दिया हुआ तो सीधा ही अपन एफ जेड का मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यू दिया हुआ था, एफ जेड का मान पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निश्चित एग्जाम्पल है, निश्चित सूत्र है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है, अनुकोण प्रतिचित्रण होता है, उसकी कुछ कंडीशंस वगैरह होती है, वो कंडीशन ही पूछ लेते हैं। या कोई जैसे मैप दे देंगे, पूछेंगे ये अनुकोण प्रतिचित्रण है या नहीं, तो तुरंत अपन तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण और अनुकोण प्रतिचित्रण, आइसोगोनल मैपिंग होती है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है, दोनों में से संबंधित क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण सबसे आसान बुक होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स की प्रिय पुस्तक होती है। साधारण अवकल समीकरण है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब साधारण अवकल समीकरण की बात करें तो वही दे रखा है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। यानी यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है तब उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो वहाँ सारे मेथड अपन देखते हैं।
भी सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हो सकता है क्या, चरों के पृथक्करण की विधि से हो सकता है क्या, फिर अपन देखते हैं कि समघात समीकरण से हो सकता है क्या, फिर अपन चेक कर सकते हैं कि समघात में बदले जाने वाला अवकल समीकरण है क्या, फिर अपन देखते हैं कि रेखिक अवकल समीकरण है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, अगर लीनियर भी नहीं है तो अपन चेक करते हैं कि बर्नौली का अवकल समीकरण है क्या, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो बिल्कुल आसानी से देखते ही अवकल समीकरण को देखते ही अपन पहचान लेंगे कि कौन से तरीके से करना है। अवकल समीकरण को देखते ही सबसे पहला काम ये होता है कि किस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई अपने को ये देखना होता है कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। ये रेखिक अवकल समीकरण है या बर्नौली का अवकल समीकरण है या मान लो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर जो भी अवकल समीकरण है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मेथड उसका अपन लगाएंगे और उसको तुरंत अपन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक होता है कलेरो का समीकरण, वहां से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कलेरो का समीकरण होता है P बराबर C रखने से इसका सॉल्यूशन आ जाता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, जिसका अपने को CF निकालना होता है, PI निकालना होता है। एक क्वेश्चन तो केवल CF वाला पूछा जाता है। अगर अवकल समीकरण के अंदर राइट हैंड साइड अगर 0 है तो केवल CF से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो अगर केवल अपने को CF निकालना है तो तुरंत अपन निकाल सकते हैं। यहाँ रेखिक अवकल समीकरण की अगर अपन बात करें तो इसमें भी केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पूछा जाता है। रेखिक अवकल समीकरण में भी कई बार केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत अपन कैलकुलेशन करके या तुरंत अपन सीधा भी बता देंगे उस क्वेश्चन को। समघाती रेखिक अवकल समीकरण है। समघाती रेखिक अवकल समीकरण का मतलब होता है जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी साथ में x की घात होनी चाहिए। इस टाइप की जो अवकल समीकरण है उसको अपन कहते हैं समघाती रेखिक अवकल समीकरण। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन रेखिक अवकल समीकरण ये अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करते हैं और फिर उसके मेथड से उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद में अगर अपन आंशिक अवकल समीकरण की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करें, तो आंशिक अवकल समीकरण के अंदर होता है एक 4p विधि होती है, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक लेंगराज का समीकरण होता है, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा इसके अंदर लंबा मेथड नहीं दे रखा है, केवल लेंगराज समीकरण है, 4p विधि है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब 5-6 क्वेश्चन इन दोनों बुक से पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से अपन बता सकते हैं। उसके बाद में वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस, यहां पर बात कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की। सीनियर में जो अपन पढ़ते हैं वो होती है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस में एक बार पूछा गया था, इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया था कि वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस में क्या फर्क होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है, जहां पे अपन क्या सीखते हैं, सदिशों का जोड़ सीखते हैं, सदिशों को घटाना सीखते हैं, सदिशों का गुणा सीखते हैं। जहां पे सदिशों का अपन योग जोड़ गुणा ये सीखते हैं वो तो क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। और कैलकुलस के अंदर अपन क्या सीखते हैं, अवकलन और समाकलन सीखते हैं। कैलकुलस का मतलब होता है जहां पे अपन अवकलन और समाकलन सीखे। तो यहां अपन ये सीखेंगे वेक्टर्स का अपन अवकलन कैसे कर सकते हैं। तो वहां 2-3 बातें हैं। एक तो ग्रेडियंट निकालना, प्रवणता अपन कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी अदिश फलन है उसकी प्रवणता अपन कैसे निकाल सकते हैं, सदिश का अपन अपसरण कैसे निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकाल सकते हैं, एक करल कुंतल कैसे निकाल सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आइडेंटिटीज दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। एफ दे दिया अपने को, डाइवर्जेंस निकालना पूछ लिया। कोई भी अपने को अदिश फलन दे दिया, उसकी ग्रेडियंट निकालना पूछ लिया। वहां एक सदिश अवकल संकारक होता है, अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट में। तो बिल्कुल आसानी से वहां अपन देख सकते हैं। ऐसी सदिशों के समाकलन के लिए अपन काम में लेते हैं ग्रीन प्रमेय, काम में लेते हैं ग्रीन प्रमेय, काम में लेते हैं स्टोक प्रमेय, काम में लेते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार इनकी स्टेटमेंट से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन प्रमेय और स्टोक प्रमेय। कोई बहुत बड़ा 2 पेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट से संबंधित बात करेंगे भाई। क्योंकि अपन जानते हैं कॉलेज वाले सिलेबस में अगर देखें तो या तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है या क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट पूछ लिया, स्टोक्स प्रमेय उसका स्टेटमेंट पूछ लिया। यहाँ 4 ऑप्शन भी आसानी से बन जाते हैं, एग्जामिनर के पास में 4 ऑप्शन भी आसानी से बन जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो अपन सीनियर वाले सिलेबस में पढ़ते हैं, वही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे दे रखी है। थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर स्फेयर के बारे में दे रखा है, गोले के बारे में दे रखा है एक तो, जो कि अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ते हैं। एक अपने को दे रखा है कोन के बारे में दे रखा है, शंकु के बारे में दे रखा है, एक सिलेंडर के बारे में दे रखा है। तो कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों से मिला के पूछा जाएगा।
पर्टिकुलर मेथड है, कोई भी अपने को जैसे कर्व दिया हुआ है, कोई भी अपने को समीकरण दे रखा है, उसके लिए अपन बेलन का समीकरण अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं, शंकु का समीकरण अपन कैसे देख सकते हैं, ऐसे गोले के समीकरण से संबंधित बात पूछी जाती है। तो आसान यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो डायनेमिक्स, या उस डायनेमिक्स गति विज्ञान, जो कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी है गति विज्ञान। एक तो अरीय त्वरण और अनुपस्थ त्वरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अरीय वेग निकाल सकते हैं अपन, अरीय त्वरण निकाल सकते हैं, अनुपस्थ वेग अपन निकाल सकते हैं, ऐसे अनुपस्थ त्वरण। तो इनसे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले। अरीय वेग अनुपस्थ वेग अपने को, अरीय वेग अपने को दे देंगे, फिर पूछेंगे अनुपस्थ वेग पूछ लेंगे। अरीय वेग या अरीय वेग और अनुपस्थ वेग अपने को दिया हुआ है, अरीय त्वरण और अनुपस्थ त्वरण अपने को पूछ लेंगे। या जैसे अरीय वेग दिया हुआ है, उस कण का पथ वगैरह निकालना पूछ लेंगे। बुक के अंदर 5-7 एग्जाम्पल हैं, जितनी भी एग्जाम हुई हैं वो एग्जाम्पल ही रिपीट हुए हैं, ज्यादातर वो एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं। तो तुरंत छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है, अब डायनेमिक्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है 40 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन बहुत बड़े पूछ लें। कई बार एग्जामिनर ऐसे डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चनों में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे पूछेंगे जो 2 पेज का जिनका आंसर होगा, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिनका छोटा छोटा आंसर होता है, तुरंत अपन बता सकते हैं। इसके अंदर एक होता है हुक्स लॉ होता है, किसी भी डोरी में अपन तनाव वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, हुक्स लॉ होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी प्रत्यास्थ डोरी है तो उसमें तनाव अपन कैसे निकाल सकते हैं। भाई अपन ये बात जानते हैं कि प्रत्यास्थ डोरी में जो तनाव होता है वो उसमें एकांक लंबाई में विस्तार के समानुपाती होता है। जैसे ये डोरी दे रखी है, मान लो इसकी लंबाई L है, आपने इसको खींच दिया, यहां तक बढ़ा दिया, देखो, यानी x लंबाई इसमें विस्तार कर दिया, देखो। अब इसमें जो तनाव होता है वो किसके समानुपाती होता है, एकांक लंबाई में विस्तार के समानुपाती होता है। एकांक लंबाई का मतलब कितना हो गया भाई, L लंबाई में कितना विस्तार हुआ है x, एकांक लंबाई में, इकाई लंबाई में कितना विस्तार हो जाएगा x/L। तो जो तनाव होगा वो समानुपाती होता है किसके, x/L के। तो हुक्स नियम से संबंधित ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि वैसे अगर देखें तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे छोटे जो नियम वगैरह हैं वो ही पूछ लेंगे इसके अंदर। उसके बाद में अगर अपन बात करें इस स्थिति विज्ञान की, उसके बाद में अगर अपन बात करें स्थिति विज्ञान की, थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन अपन दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। स्थिति विज्ञान की अगर बात करें तो केटेनरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केटेनरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केटेनरी का मतलब ये होता है, जैसे गर्मियों में अगर अपन देखते हैं तो बिजली के जो तार होते हैं वो इस तरीके से झूल जाते हैं, देखो, वो शेप अपन कह सकते हैं। या घर में जो अपन पर्दे वगैरह लगाते हैं वहां पे ये जो शेप है ना, वो जो शेप है वो क्या कहलाती है, केटेनरी कहलाती है। इस टाइप की जो शेप होती है, भी गर्मियों में अपन देखते हैं जैसे 2 खम्भों के बीच में जो तार है वो इस शेप पे झूल जाते हैं, ये जो शेप होती है ना वो क्या कहलाती है, केटेनरी कहलाती है। तो केटेनरी से संबंधित एक क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल है, भी किसी भी पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो, किसी भी कण को अपन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कितनी दूर ऊपर जाएगा, कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी तय करेगा, वो सारी चीजें वहां पे अपन देख सकते हैं। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। घर्षण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन घर्षण से, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कॉलेज वाले सिलेबस की अगर अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो ये 55 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट पे आधारित होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते, जिनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें एमएससी की इन 10 क्वेश्चनों की, एमएससी की 10 क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो एक तो होती है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, अब इस लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो ज्यादातर पोर्शन दे रखा है वो अपने बीएससी वाले दे रखा है, यानी वेक्टर के बारे में पूछा जाता है, सदिश के बारे में पूछा जाता है, वेक्टर के बारे में ही पूछ लिया जाता है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई भी वेक्टर अपने को दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि एक घात स्वतंत्र है या एक घात परतंत्र है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर होती है एक ये, उसके बाद में जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर दे रखा है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस दे रखा है, दूरिक समष्टि। तो दूरिक समष्टि की जो डेफिनेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर एक होती है छदम दूरिक। छदम दूरिक, उससे संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। या इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। छदम दूरिक का मतलब दूरी की 4 कंडीशन होती हैं। अब जैसे ये डेवलप कैसे हुई है, मैथमेटिक्स डेवलप कैसे हुई है, वो बात अपन यहाँ देख सकते हैं। देखो दूरिक समष्टि कैसे बनी,
भाई अपन दूरी का जो कंसेप्ट लिया, भाई दूरी का जो कंसेप्ट है उसको फंक्शन पे अप्लाई कर दिया। अपन ये बात जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, धनात्मक होती है। या तो जीरो हो सकती है, दोनों बिंदु एक जगह है तो वो दूरी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, या ग्रेटर देन धनात्मक होती है। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन होती है वो यही कंडीशन होती है। ऐसा फंक्शन जो दूरी के सभी प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करता है, ऐसा फंक्शन जो दूरी के सभी प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, मैट्रिक कहलाता है। और वो स्पेस है वो क्या कहलाता है, दूरी समष्टि कहलाता है। तो दूरी की अगर पहली कंडीशन देखें तो ये कंडीशन होती है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपन ये बात जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड कंसेप्ट इसके अंदर ये होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर जीरो है तो वो दोनों बिंदु क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उल्टा भी अपन देख सकते हैं, अगर दोनों बिंदु बराबर है तब उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, जीरो होती है। तो मैट्रिक स्पेस का सेकंड जो कंडीशन होती है वो यही कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन होती है dxy बराबर होता है किसके, dyx के। और ये अपन बात जानते हैं जितनी x और y के बीच में दूरी होती है उतनी क्या होती है, y और x के बीच में दूरी होती है। चौथा जो है इसकी कंडीशन वही है, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, dxz प्लस dzy से। यानी कोई भी तीन बिंदु आप ले रहे हो, जैसे ये तीन बिंदु अपन ले रहे हैं, ये x कह दिया, इसको y कह दिया, इसको z कह दिया, देखो तो x और y के बीच की दूरी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी ये दूरी प्लस ये दूरी, देखो त्रिभुज ऐसा कहलाती है। तो यानी ऐसा फंक्शन जो दूरी के ये चारों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, दूरी समष्टि कहलाती है। तो कोई भी अपने को क्या देंगे, एक फंक्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये दूरी समष्टि बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो ये चारों कंडीशन अपन चेक कर सकते हैं। छद्म दूरी का मतलब ये होता है कि अगर dxy बराबर जीरो है, या छद्म दूरी का मतलब होता है x बराबर अगर y है तब dxy बराबर जीरो हो, लेकिन dxy बराबर अगर जीरो हो तब x बराबर y नहीं हो, तब उसको कहते हैं छद्म दूरी, सूडोमेट्रिक कहते हैं। देखो अगर dxy बराबर अपन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दो एग्जाम्पल इसके मिलते हैं बस केवल। dxy बराबर अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लें तब वो क्या बनाता है, छद्म दूरी बनाता है, तब वो कहलाता है छद्म दूरी कहलाता है। तो इसकी थ्योरम्स या सामान्य एग्जाम्पल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दे रखी है। ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से कम एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर अपने को सीधा सूत्र पता है तो तुरंत अपन उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सूत्र अगर अपने को ध्यान में है तो तुरंत अपन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अंदर दे रखा है, उसके बाद में ये दे रखा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में दे रखा है। फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, सीधे उनके सूत्र पूछ लिए जाते हैं। फूरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म के सीधे सूत्र पूछ लिए जाते हैं। कोई भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। पी है वो तो यहाँ पे पैरामीटर कहलाता है, होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस px fx dx फॉर्मूला होता है। इसका मान हमेशा नेगेटिव लेते हैं भाई। यहाँ पे अपन p की वैल्यू इस तरीके से चूज करते हैं कि इसका मान नेगेटिव रहे, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तभी इस लिमिट का मान क्या रहेगा, रियल वैल्यू प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे अपन p को पॉजिटिव ले लेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब जिस भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना है उस फंक्शन को यहाँ पे रख देंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, डेरिवेटिव्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, उन प्रॉपर्टी से संबंधित एग्जाम्पल हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन के अंदर अपने को दे रखा है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, बेसल फंक्शन दे रखा है, उनकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिस्पॉन्स रिलेशन होते हैं, पुनरावर्ती संबंध होते हैं, जैसे बेसल फंक्शन है उसके 3-4 पुनरावर्ती संबंध है, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रोड्रिगस फॉर्मूले होते हैं, वहाँ से सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत कोई प्रूफ नहीं पूछे जाने वाले, सीधे छोटे छोटे जो इनके कंसेप्ट हैं या फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर एक तो जैसे कर्वेचर से रिलेटेड ही है, कर्वेचर अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोर्शन अपन कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे एक होता है सेरेट फेरनेट फॉर्मूले होते हैं, तो सेरेट फेरनेट फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो सीधे सीधे छोटा सा फंक्शन दे देंगे या छोटा सा कोई भी अपने को जैसे कर्व दिया हुआ है उसका अपने को वक्रता निकालना पूछ लेंगे। छोटा सा कोई अपने को कर्व दिया हुआ है, कुछ जैसे ये दे दिया कि प्लेन कर्व है, इसके लिए कर्वेचर का मान क्या होगा, तो सीधा सा अपन जानते हैं प्लेन कर्व है, इसके लिए कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोर्शन क्या होगा, इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें टेंसर की बात करें
तो टेंसर का मतलब कोवेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कोई ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर होता है, GIJ होता है। कोई स्पेस है उसमें अगर n एलिमेंट है तो GIJ में कितने एलिमेंट आएंगे, इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वही जो BSc पार्ट सेकंड के अंदर अपन पढ़ते हैं, वही न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पे दे रखी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वही सारा अपन देखें तो वही पश्चांतर सूत्र पूछा जाता है, अग्रांतर संकारक या जो ये ऑपरेटर वगैरह होते हैं उनके बीच में संबंध वगैरह पूछा जाता है। तो सामान्य क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, 3/8 रूल क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल अपने को कब लगाना चाहिए, 3/8 रूल अपने को कब लगाना चाहिए, या जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, कोई भी समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि होती है। न्यूटन रैप्सन मेथड है या रेगुलर फाल्सी मेथड है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र है या लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र है। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र की 3-4 थ्योरम है, उन थ्योरम में से एक थ्योरम 100% पूछी जाती है। एक थ्योरम का स्टेटमेंट हर बार पूछा गया है। विभाजित अंतर अपन कैसे निकाल सकते हैं, छोटा सा फंक्शन दे देंगे, उसका विभाजित अंतर निकालना पूछ लेंगे। लांगराज अंतर्वेशन सूत्र अपन कब काम में लेते हैं, एक बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें अंतर संकारक काम में नहीं आते हैं, यानी डेल है, नेबला है, ये काम में नहीं आते हैं, अंतर संकारक कहलाते हैं, ये काम में नहीं आते हैं। तो होता है लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र है जिसमें अपने को टेबल नहीं बनानी पड़ती, जानते हैं अपन, ये अपने को काम में नहीं लेने पड़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय, अवमुख समुच्चय का मतलब होता है कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि समुच्चय के अंदर ही होता है तब उसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। जैसे मान लो ये सर्किल ले लिया, देखो अपन ने ये सर्किल ले लिया। अब सर्किल के अंदर अगर अपन दो बिंदु ले रहे हैं, अपने को चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो सीधा सा तरीका इसके अंदर दो बिंदु ले लूं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः अगर इसके अंदर होता है तब तो उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स सेट। तो यहां अपन देख सकते हैं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इसके अंदर ही है, तब उसको अपन कह रहे हैं कॉन्वेक्स सेट कह रहे हैं। देखो अगर यहाँ अपन जैसे कोई ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल के अंदर का पूरा भाग ले रहे हैं अपन, ऐसे सर्किल के अंदर का पूरा भाग लिया था, यहाँ पे इसके अंदर का पूरा भाग ले रहे हैं अपन, चेक कर रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो कोई भी दो बिंदु ले लो, यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः अगर इसके अंदर आता है तब उसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स सेट कहते हैं, तब वो कहलाता है कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। जैसे मैंने ये शेप ले ली, देखो अब अपने को चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो एक बिंदु अपन यहाँ पे ले लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः इसके अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, जबकि ये दोनों कॉन्वेक्स सेट है। देखो ये दोनों कॉन्वेक्स सेट है। तो कोई भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे अपन कर रहे हैं, मान लो s बराबर ये दे रखा है, देखो s बराबर दे रखा है अपने को x y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x दे रखा है, या y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रखा है लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। देखो तो अपन एक ऐसा सर्किल ले रहे हैं, देखो इसका डायग्राम बना के अपन चेक करेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। अब देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसानी से अपन इसको कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। देखो अब अपने को कौन सा क्षेत्र लेना है, वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अंदर का क्षेत्र लेंगे। अगर इससे नहीं पता लग रहा है तो इसका देखने का क्या तरीका होता है, कोई भी एक बिंदु इसके अंदर रख के देखो, अगर वो बिंदु इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो अपने को वो क्षेत्र लेना है जहां पे वो बिंदु स्थित है। मान लो मैंने ले लिया 0 0 ले लिया, भी अपने को पता है कि 0 0 यहाँ पे होगा। अब 0 0 इसके अंदर रखें तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1। और अपन ये बात जानते हैं कि 0 छोटा होता है 1 से, सही बात है। तो इसका मतलब वो क्षेत्र लो जहां पे ये स्थित है, यानी इसके अंदर का क्षेत्र लेंगे अपन, इसके अंदर का क्षेत्र अपन लेंगे। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो वाई स्क्वायर बराबर एक्स परवलय हो गया, इसका डायग्राम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है तो अपने को कौन सा क्षेत्र लेना है वो अपने को देखना है। कोई भी एक बिंदु रख के देख लो, यहाँ का एक बिंदु रख के देख लिया मैंने, तो यहाँ अपन बिंदु ले सकते हैं। क्या बिंदु ले सकते हैं, एक्स बराबर 0 वाई बराबर अपन 1 ले सकते हैं। एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1 रखेंगे तो संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अपने को कौन सा क्षेत्र लेना चाहिए, ये क्षेत्र लेना चाहिए। देखो यानी इस परवलय के बाहर का क्षेत्र लेना चाहिए अपने को। तो यानी क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा। दोनों का कॉमन क्षेत्र अपन ले रहे हैं, देखो दोनों का कॉमन क्षेत्र अपन ले रहे हैं, ये क्षेत्र आएगा। अब अपन चेक कर रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, यानी परवलय के तो बाहर का क्षेत्र लेना पड़ेगा और सर्किल के अंदर का क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन क्षेत्र देखें तो कॉमन क्षेत्र ही हो जाएगा। अब अपने को चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो एक बिंदु यहाँ पे ले लिया मैंने, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया।
अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की अगर अपन बात करें, रेखाखंड की बात करें, तो वो रेखाखंड यहां से बाहर निकल रहा है। देखो भाई इस क्षेत्र के अंदर नहीं रह रहा है, पूरा इस क्षेत्र में रहना चाहिए, तब इसको अपन कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर इसके अंदर अपन बात करें तो ड्यूअलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, या असाइनमेंट प्रॉब्लम है, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, परिवहन समस्या, जिसके 3-4 मेथड होते हैं। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम होता है, न्यूनतम लागत विधि होती है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। ऐसे ही इसकी असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करें तो उसको सोल्व करने की हंगेरियन विधि होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपन बात कर रहे थे कॉलेज वाले सिलेबस की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर रियल एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो रियल एनालिसिस के अंदर कुछ टॉपिक हैं जो सेकंड ग्रेड में दे रखे हैं लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं दे रखे हैं। जैसे रिमान स्मार्गलिंग की बात करें वहाँ पे। उसके बाद में अगर अपन बात करें जैसे ओपन सेट है, क्लोज सेट है, उनकी अपन बात करें, सीक्वेंस है वो तो दोनों में दे रखे है, अनुक्रम तो इसके अंदर भी है उसके अंदर भी है, लेकिन रियल एनालिसिस की बात करें तो वो टॉपिक केवल सेकंड ग्रेड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं है। जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर अपन कॉलेज वाला सिलेबस ढंग से अगर अपन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अगर करते हैं, तो बहुत आसानी से इसके अंदर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। जरूरी है कि इसके लिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना, भी जो भी आपका मार्गदर्शक है वो आपको इस तरीके से पढ़ाए कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। थ्योरम की स्टेटमेंट रटने भी नहीं है, थ्योरम की स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समझना भी है। भी जैसे अपन बात कर रहे हैं, किसी की भी अपन बात कर रहे हैं, भाई अपन ये कह दिया कि मान लो थ्योरम का स्टेटमेंट है अपरिमित चक्रीय ग्रुप की, अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या, चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या। अब सबको पता है 2 होती है, अपने को ध्यान है 2 होती है, लेकिन अब इसके साथ में अगर एक एग्जाम्पल भी अपन ऐसा याद कर लें जिसकी जनकों की संख्या 2 है और वो अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। भी Z+ की अपन बात कर सकते हैं, देखो Z+ की अपन बात कर सकते हैं। Z+ एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और इसकी जनकों की संख्या देखें तो जनकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी अपन इससे नेक्स्ट अपन बात करेंगे चक्रीय ग्रुप क्या होता है, वहां पे मैं बताऊंगा कैसे इसकी जनकों की संख्या 2 होती है। तो थोड़ा सा कहने का मतलब थ्योरम के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी अगर आप ऐसे याद कर लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। थैंक यू वेरी मच।